में साइबर क्राइम और ठगी के कई सारे मामले तेजी से बढ़े हैं। सीबीआई ईडी डाटा दिखाकर बिजली के मीटर में छेड़छाड़ पर पेंशन बंद हो जाएगा, नौकरी के नाम पर 6 माह में पैसा दुगना हो जाएगा पर ठगा जा रहा है। यहाँ तक कि सरकार भी भारत को ठग रहे हैं अडानी अंबानी के लिए। नमस्कार भारतवासियों, डिजिटल इंडिया में डिजिटल क्राइम बढ़ता जा रहा है। जैसे किसी बीमारी का महामारी है, भारत में कोई ऐसा दिन न हो कोई ठगा नहीं जा रहा है, चाहे जिस रूप में ठगा जाए। लेकिन इतना जानकारी के बाद भी लोग डरे सहमे रहते हैं या लोभ में पड़कर अपना पैसा गंवा बैठे हैं। ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है या सचेत करना है। अब हम बात करेंगे क्राइम की। जो फ्रॉड क्राइम हो रहा है उसमें सरकार भी सम्मिलित है। सरकार के सम्मिलित होने के सबसे पहली चर्चा हम करेंगे कि सरकार ने अपने धन को अडानी अंबानी के साथ बेचे जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके कर्जा बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी अडानी अंबानी को वह कर्ज देने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि बैंक का दबाव डालते हैं, लेकिन आपको कर्ज हो जाए 10,000 की बैंक से आप कर्ज लेते हैं तो बैंक वाला आपका तबाह कर देता है। यहाँ तक कि संपत्ति को जब्त करने के लिए तैयारी हो जाते हैं। लेकिन अडानी अंबानी को इतना कर्ज रहते हुए भी बताते हैं कि पुलिस न कोई सरकार इस पर एक्शन ले रहे हैं। जहाँ तक कि सरकार मोदी सरकार की बात है, वो पूंजीपतियों के अडानी अंबानी के लिए कितने कर्ज माफ़ किए, कितने क्या किए, ये सब विवरण है। इस पर बताते हैं हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2002 को अडानी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फिर भी वह कई बैंकों का अपने साथ बिलियन, जिस बैंक में उसका कर्ज ज़्यादा था उस बैंकों को ही खरीद लिया। ये ऐसी बात है क्योंकि उसमें मुनाफा उसको हुआ। ए पर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहे हैं, सुनिए। और नरेंद्र मोदी आपके खास दोस्त, आपके परम मित्र हैं, तो कैसे सरकारी बैंकों को चूना लगाकर मुनाफा कमाया जा सकता है? मुनाफा कमाया गया है। 10 कंपनियां आर्थिक मुश्किल के दौर से गुजर रही थी, वो आईबीसी पहुंची। सरकारी बैंकों का करीब 62,000 करोड़ रुपए पर बकाया था और फिर गौतम अडानी ने इनका अधिग्रहण किया, इनको खरीद लिया। बैंकों ने 16,000 करोड़ रुपए से कम पर समझौता कर लिया। आर्थिक भाषा में इसे 74% का हेयर कट कहा जाता है। सीधी भाषा में ये 46,000 करोड़ का चूना अडानी जी के नाम पे भारत के सरकारी बैंकों को लगा। ये वही बैंक है जो अगर आप 2 महीने 10,000 रुपए की किस्त न दीजिए तो जीना दुभर कर देते हैं, बेइज्जत करते हैं, वसूली के लिए मुस्तंडे घर तक भेज देते हैं। पहला HTIL प्रोजेक्ट बीकेसी का अडानी प्रॉपर्टीज ने खरीदा था। बैंक का क्लेम था 7,795 करोड़, 285 करोड़ में मात्र खरीद लिया अडानी जी ने 96% के डिस्काउंट पर। फिर रेडियस एस्टेट्स एंड डेवलपर्स, इसको अडानी गुड होम्स ने खरीदा। बैंक का क्लेम था करीब 1,700 करोड़, खरीदा 76 करोड़ पर, 96% डिस्काउंट पर। तीसरा नेशनल रेयन कॉर्पोरेशन, इसको अडानी प्रॉपर्टीज ने खरीदा। बैंक का क्लेम करीब 1175 करोड़ था, अडानी ने सिर्फ 160 करोड़ पर इसको खरीद लिया। बढ़िया डिस्काउंट मिला 86% का। फिर एसआर पावर एमपी लिमिटेड को अडानी पावर लिमिटेड ने खरीदा। बैंक का क्लेम था 12,013 करोड़, अडानी ने सिर्फ 2,500 करोड़ में खरीद लिया, मतलब करीब 80% डिस्काउंट पर। पांचवी जो चीज खरीदी गई वो दीघी पोर्ट लिमिटेड था, जिसको अडानी पोर्ट एंड SEZ लिमिटेड ने खरीदा। बैंक का क्लेम था करीब 3,075 करोड़, अडानी जी ने इसके लिए दिए 705 करोड़, 77% का डिस्काउंट। छठा था लैंको अमरकंटक पावर और इसको अडानी पावर ने खरीदा। बैंक का क्लेम 15,190 करोड़ था, अडानी जी ने सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास इसको खरीद लिया, मतलब 73% का डिस्काउंट। फिर कोस्टल एनर्जी लिमिटेड, अडानी पावर ने खरीदा इसको और बैंक का क्लेम था 12,300 करोड़, अडानी जी ने खरीदा 3,500 करोड़ का 72% डिस्काउंट पे। फिर आदित्य एस्टेट्स को अडानी प्रॉपर्टीज ने खरीदा, जहां पर क्लेम था 593 करोड़ का, उन्होंने 265 करोड़ देकर खरीद लिया, करीब 55% डिस्काउंट पर।
कराईकल पोर्ट को अडानी पोर्ट और SEZ ने खरीदा। बैंक का क्लेम था 2,959 करोड़, अडानी जी ने खरीदा 1,500 करोड़ से कम पे 43% डिस्काउंट पे, और अंत में कोरबा वेस्ट पावर कंपनी को अडानी पावर ने खरीदा। बैंक का क्लेम 5,032 करोड़, अडानी जी को ये बढ़िया 42% डिस्काउंट पे मिल गया 2,900 करोड़ रुपए में। इस तरह से टोटल बकाया जो बैंकों का था वो 61,832 करोड़, लगभग 62,000 करोड़ था। सारा मामला रफा दफा हो गया 15,977 करोड़, मतलब 16,000 करोड़ से कम पर 74% का नुकसान देश के बैंकों ने सहा। अच्छा, एक बार जाते जाते सुन लीजिए, इन सरकारी बैंकों में सरकार ने 4 साल में 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाए, जो कि GST से आपकी कमर तोड़कर और टैक्स से मार मार कर वसूल किए गए। अब समझ में आया कि मोदी अडानी की जो जोड़ी है क्या क्या गुल खिला रही है। सुनिए कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहे। सूत्रों के मुताबिक स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक समेत कई बैंकों में अडानी ग्रुप का ऋण बढ़ा दिया गया है और बढ़ गया है, लेकिन पिछले मार्च में 2024 तक बढ़कर 12,404 करोड़ हो गया था, और जो एक साल पहले 11,562 करोड़ था। तभी खरीद लिए, तभी मोदी जी उनको धन, कंपनियां, एयरपोर्ट जितनी हैं सब कुछ दे रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे फ्रॉडों के बारे में। फ्रॉड किसी भी बैंक में खाता खुलवाने के लिए कितने आदमी को कितने दिन चक्कर लगाना पड़ता है पता नहीं, लेकिन और KYC भी करवाने के लिए कितना दिन चक्कर बैंक को लगाना पड़ता है पता नहीं। लेकिन फ्रॉडों ने कैसे जाने कितना खाता खुलवाए रहते हैं। आज के डिजिटल के दुनिया में स्कैमर अपनी जाल में फंसाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन फ्रॉड करने वालों का कई तरीका को हम बात करेंगे। पहला हम डिजिटल अरेस्ट की बात करेंगे, जिसमें CBI, ED, इनकम टैक्स और कई तरह के अफसर बनकर वह फ्रॉड करते हैं। और सबसे पहली बात हम बात करेंगे आज जो DGP को ही, जो गुरुग्राम के पूर्व DGP है, DGP जो रिटायर कर गए हैं, पूर्व में थे DGP, उनका जो अरेस्ट हुआ है वह CBI, ED बनकर उनको फ्रॉड करके ठगा गया है। पंजाब के पूर्व DGP हुए साइबर ठगी के शिकार, 2 घंटे तक रखा डिजिटल अरेस्ट। पूर्व DGP को बनाया शिकार। साइबर फ्रॉड ने पंजाब के पूर्व DGP को शिकार बनाया। इस दौरान उनको डिजिटल भी अरेस्ट रखा, साथ ही कई लाख रुपए बैंक खाते से उड़ा लिए। साइबर ठग आम लोगों को लूटने के लिए अलग अलग ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके झांसे में अक्सर आम लोग फंस जाते हैं, लेकिन DGP को शिकार बनाना एक गंभीर मामला है। साइबर ठगों ने पूर्व DGP को साइबर क्रिमिनल्स ने करीब 2 घंटे तक डिजिटली अरेस्ट रखा। इसके दौरान उन्हें SKYP ऐप डाउनलोड कर कैमरा ऑन करने को कहा। साइबर ठगों ने पूर्व DGP को पार्सल स्कैम से शिकार बनाया है। इस दौरान विक्टिम को बताया जाता है कि आपके नाम से पार्सल है। इसके बाद उसमें ड्रग्स, सिम कार्ड, ATM कार्ड रखने का आरोप लगाया। साइबर क्रिमिनल ने पूर्व DGP को कॉल करके बताया कि वह CBI से बोल रहे हैं, आपके पार्सल में ड्रग्स मिला है। इसके बाद जांच का हवाला दिया और डिजिटली अरेस्ट रखा। इसके बाद फेक CBI ऑफिस ने पूर्व DGP पर अलग अलग आरोप लगाए। ऐसे में फिर उन्होंने कहा कि वह केस से आपका नाम हटा देंगे और 2.5 लाख रुपये देने को कहा। साइबर ठगों ने पूर्व DGP को 2 लाख रुपये का चूना लगाया है।
अक्सर जांच के नाम पर वे बैंक डिटेल आदि का एक्सेस ले लेते हैं। विक्टिम पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं और अभी गुरुग्राम में रहते हैं। इसके मामले की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस ने मामले दर्ज कर इतना रुपये ठग लिए तब उनका होश में आए डीजीपी साहब का, तब एफआईआर किए। यही डिजिटल अरेस्ट होता है, डिजिटल फ्रॉड होता है, डिजिटल स्कैमर होता है कि कैसे किया जाता है। लेकिन आम लोगों की बात करें तो आम लोगों क्या कर सकते हैं। जो डीजीपी हो गए, पूर्व का डीजीपी थे और रिटायर कर गए थे, उनको ठगी हो रहा है तो आम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, ठगने का कई तरीका हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए कि गया में एक डॉक्टर नामी गिरामी डॉक्टरों को जो ठगी में ठगे गए 450 करोड़, वो ईडी बनकर वह फ़ोन किए और कहें कि आपके बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आप मुंबई में खाता खुलवाए हुए हैं। ये कहकर उनका डराया धमकाया गया। इससे घबरा कर वो घबराने लगे तो सीबीआई ईडी ने उनको कहा कि ठीक है, आप सभी पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए इस खाता पर, जब तक वह 31 जुलाई से 5 अगस्त तक वह भेजते रहे। 123 खाता में ट्रांसफ़र किए। लेकिन हम वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, हम एक आदमी पत्रकार हैं संतोष कुमार का अनुभव सुनाएंगे और सुनते जाइएगा। 2 भाग में सुनाएंगे और ख़ास करके जो क्राइम लीडर जो सुपैया एगो लेडीज है उनको भी बात हम सुनाएंगे और उनका बात सुनिएगा। वो क्राइम शालिनी सिंह का जो सुनिएगा 3 भाग हो जाएगा। ऐसे 2 भाग में संतोष जी का अनुभव सुनाएंगे और ख़ास करके सभी जो क्राइम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, वो खास करके सभी गुजराती हैं। यह स्पष्ट रूप से है। और सुनिए संतोष जी क्या कहते हैं, उनका अनुभव सुनिएगा। जब गया में सुनने के कि एक नामी गिरामी डॉक्टर को 450 करोड़ जो ईडी बनकर उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस के डरा धमका कर उनका ट्रांसफ़र कर लिया। जब उनका 450 करोड़ ट्रांसफ़र 123 खाता में कर दिए तब उनका होश में आए। तब तो वह फरार हो गया। लेकिन वह केस किए जांच में चल रहे हैं। लेकिन पहला संतोष जी का अनुभव सुनाते हैं, उनका अनुभव सुनिए। आप वीडियो लॉन्ग भी हो सकते हैं। साथ मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी, पुलिस जांच नहीं कर रही थी, पुलिस मेरे साथ चल रही थी। मैं खुद उन तमाम डाटाबेस को, ये अलग बात है कि इसमें जो मेरे अपने नेटवर्क थे, उस नेटवर्क के सहारे कई जिले के एसपी ने हमें डाटा उपलब्ध कराने में मदद किया। जो समान तौर पर उपलब्ध नहीं हो सकता है, डाटा हमें उपलब्ध हुआ। मेरा सारा अकाउंट का डिटेल्स, कई बैंक कर्मी का सहयोग रहा। जिस नंबर में मेरा पैसा ट्रांसफर हुआ, सारे नंबर का डिटेल्स वो देते रहे। उसका केवाईसी हुआ है कि नहीं, सब कुछ डिटेल्स देता रहा। सबसे बड़ी बात है कि ये खेल इस देश में बंद कभी नहीं होगा, क्योंकि जो सरकार की पॉलिसी है ना, ये जो गरीबों को खाता खोलने की जो पॉलिसी है, सबसे बड़ी समस्या वही है। क्योंकि ये जितने खाता है इसमें आप अनलिमिटेड जमा कर सकते हैं। अरे भाई, 0 बैलेंस पर खाता खुला है, गरीब लोग खाता है, उसमें अनलिमिटेड जमा और निकासी का अधिकार उसको क्यों होगा? आप उसको लिमिट करिए और लिमिट कीजिए, तब और लिमिट कीजिए कि जब तक इसका केवाईसी नहीं हो जाएगा तब तक ये 5,000 7,000 से ज्यादा पैसा तो जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ब्लॉक लग जाए। मेरा अनुभव रहा कि देखिए, मेरा जो खाता से पैसा निकला, 3 खाता में अलग अलग गया और उसके बाद सबसे पहले कलकत्ता के बाद तो समझिए कि 200 अकाउंट में मेरा पैसा ट्रांसफर हुआ। मतलब वो मेरा पैसा इसलिए मान रहा था मैं कि जहां से निकला उस अकाउंट में गया, उस अकाउंट से फिर उतना ही राशि गया। उसी दौरान मुझे दिल्ली का एक अकाउंट नंबर पकड़ में आया, जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपयों का ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन हमें लगा कि मेरा सारा पैसा उसी अकाउंट में है और मैं इसको
लॉजिकली प्रूफ कर दिया ये जो देखिए मेरा पैसा आया है और उस पैसा का इस फ्रॉड वाले अकाउंट से क्या रिश्ता है, देख लीजिए पैसे ट्रांसफर कैसे। दिल्ली की एक बड़ी कंपनी है, बड़ा कंपनी, उसके दफ्तर में पहुंचे हम, अपने जिस थाने में केस किए थे उस थाने की पुलिस के साथ पहुंचे हम उस दफ्तर में। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों का भी सहयोग था, लेकिन जिस थाने क्षेत्र में घटना वो ऑफिस मौजूद था, वो ऑफिस वाले वहां जाने से कतरा रहे थे, क्योंकि वो गुजरात के रहने वाले थे। उनका रिश्ता, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर में कई लोग गुजरात के भी थे। और पता चला वहां गए तो सारा डॉक्यूमेंट्स वो देते चला गया कि देख लीजिए इसमें हम तो कहीं है नहीं, हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन होता रहता है, जाता रहता है। दिल्ली पुलिस की टीम भी और हमारे साथ जो पुलिस वो भी थोड़ा घबराने लगा, भाई संतोष जी कैसे पकड़े। लेकिन हम जिस बात को लेकर पकड़े हुए थे उसी बात के आगे हमने कहा ये कैसे आपने। फ्रॉडों से पैसा निकालने के लिए इतना आसान तरीका नहीं है, कितना बाप पर पेरने पड़ते हैं, क्या क्या मकसद करने पड़ते हैं। ये सुनने के संतोष जी का है, लेकिन दूसरा भाग सुनाएंगे। आओ वही दूसरी घटना बताते हैं। साइबर क्राइम को लेकर को अब बिजली चेकिंग के नाम पर ठगी का शिकार बन रहे हैं। अधिकारी बनकर वह आते हैं, किसी घर में जाते हैं और मीटर को चेक करते हैं। मीटर को चेक करके वो घर वालों को कहते हैं कि मेरी तरफ से छेड़छाड़ किया गया है। इस पर घर वाले कुछ घबरा जाते हैं, लेकिन घबरा जाते हैं, वो घबराहट देखकर वो अधिकारी जो बनकर आते हैं, फ्रॉड बनकर आते हैं, स्कैमर जो बनकर आते हैं, वह कहते हैं कि हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, आपको 420 के केस में आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन वो आदमी को चेहरा देखकर, रूप देखकर, घबराहट देखकर वो आदमी कहते हैं कि ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके एवज में आप 50 से 1 लाख की मांग करते हैं बीच में कि आप दीजिए। ये दूसरा फ्रॉड हो गया जो उन्हें डरा धमकाकर वह पैसा वसूली करते हैं। ये फ्रॉड है। वही दूसरा भाग हम संतोष जी को सुनाते हैं, जो कितनी मकसद के बाद सभी आम आदमी की बात नहीं है जो पैसा को निकाल लेगा। सुनिए संतोष जी का दूसरा भाग, जो वे क्या कह रहे हैं। जैसे अकाउंट में मेरा पैसा गया था, उसी अकाउंट के सहारे सारा पैसा मेरे अकाउंट में 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर हो गया। हालांकि उस पर जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि लीगल तौर पे बहुत सारी इस तरीके का लेजेंड है ना, आप कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। मेरा पैसा तो आ गया। उस दौरान जो चीजें सामने आई कि जितना इस तरीके का अकाउंट होता है, बेचारे गरीब आदमी के नाम का अकाउंट आता है, जो खुला इस तरीके का फ्रॉड हुआ, पैसा मंगाया। जब आप उसके घर पर जाइएगा, उसको खाने के लिए अनाज नहीं है, उसको रहने के लिए घर नहीं है, आप क्या कर दीजिएगा। जिसके नंबर से सिम कार्ड लेता है उसका भी वही स्थिति रहता है, जिस नंबर का इस्तेमाल करता है। तो जब तक ये दो व्यवस्थाएं जब तक 100% दुरुस्त नहीं होगा, उसको सरकार दुरुस्त कर सकती है कि सिम कार्ड आप जिसको भी दीजिए उसका KYC सदैव होना चाहिए, भले उसको आउटगोइंग इनकमिंग चालू होने में महीना ले। क्या लगता है? उसी तरीके से जीरो बैलेंस पर या गरीब लोगों का अकाउंट है, उसमें पैसा जमा होने और निकासी पर एक बैंड लगा दीजिए। 10,000 रुपया साल में आप जमा कर सकते हैं, या हर महीने आपकी कैपेसिटी 10,000 है। देखिए सारा खेला ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो खेल हो रहा है ना, इस खेल में हमारा RBI, चाहे बैंक हो, चाहे हमारी वित्त मंत्रालय हो, जो भी हो, हमें लगता है कि इनका नियत अगर साफ रहे ना तो 24 घंटे के अंदर इस तरीके का फ्रॉड खत्म हो जाए। वही संतोष जी जो मेहनत किए, जो पैसा निकालें और इतना मेहनत किए, सभी आदमी का संभव की बात है? ये संभव की बात नहीं है, सभी से नहीं हो सकते हैं, सभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि वहाँ तक ये पत्रकार साहब जो पहुँचे
वो सभी का संभव नहीं, इतना सहयोग नहीं ले पाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि संतोष जी जो पत्रकार साहब जो कहें कि मेरा पैसा तो मिल गया, लेकिन संतोष पूर्वक जो जिस पर जैसा कार्रवाई होना चाहिए वैसा कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन आगे हम बात करेंगे फैमिली पेंशन और पेंशनों को लेकर कैसे ठगी जा रहा है। आपको फ़ोन करेगा कि हम दिल्ली भिखामा जी कामा ऑफिस से बोल रहे हैं, आपका बताइए कि डेट ऑफ बर्थ, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड ये पूछा जाएगा और वगैरह वगैरह कई तरह के फ्रॉड द्वारा पूछा जाएगा, नहीं तो आपका अगला महीना बंद हो जाएगा। ऐसा किया जाता है और ऐसा कर ठगी करने का पेशा अपनाया गया है, जिससे वो पेंशनर के पैसे अकाउंट में पैसा है तो पैसा को फ्रॉड निकाल लेता है, ट्रांसफ़र कर लेता है, या उसके नाम पर नया खाता खुलवा लेता है। खाता खुलवा कर आपके अकाउंट के नाम के खाता खुलवा कर उसमें पैसा फ्रॉड करके मंगवाएगा, जिससे आप फंस जाइएगा, या आपके नाम पर वह किसी भी बैंक या किसी भी तरह वह लोन ले लेगा। इतना लोन ले लेगा कि आपको बेचैनी कर देगा, बाद में नोटिस आएगा तो पता चलेगा कि आप लोन लिए। ऐसा फ्रॉड किया जा रहा है। और जैसे बैंक में आप किसी भी पेटीएम, गूगल, एसएमएस या किसी वगैरह सब ऐप चलाते हैं बैंक के, तो उस पर एसएमएस जो चलाते हैं उस पर लिंक को भी हो, उस पर लिंक पर आप एक्टिवेट न करें, नहीं तो ऐसी भी ठगी हो जा सकते हैं। कई तरह के ठगी हो रहे हैं, आपको पैसा 6 महीना में दोगुना कर दिया जाएगा, ऐसा भी ठगी हो जा रहा है। फिर आप एडजस्टमेंट कीजिएगा तो इतना साल के इतना पैसा मिलेगा, या शेयर मार्केट के नाम पर आपको शेयर मार्केट में इतना एडजस्टमेंट कीजिएगा तो इतना दिन इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये पर ठगी हो रहा है। ऐसे वगैरह डिजिटल के नाम पर ठगे जा रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार जब जनता को ठग रही है तो आम आदमी ठगने में क्या, वो जो साधारण भी है। लेकिन यहाँ पर ही हम बात करते हैं जो गरीब आदमी है उसके ही अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, अंतिम में 4-5 चरण में जाकर वो आदमी जो फ्रॉड होते हैं उसके अकाउंट में जाता है। इतना आपके मकसद तक के बाद आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे, आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए ऐसा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य